बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में हुकूमत बनाने पे इत्तफाक हो गया है। शहबाज शरीफ साहब ने इस हुकूमत को इत्तेहाद कहा है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म का वोट देने के लिए तैयार है, लेकिन अभी तक वफाकी काबीना में शमूलियत पर वो राज़ी नहीं है। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब को सदर पाकिस्तान बनवाने पर वो राज़ी हो गए हैं। अब एक सवाल ये है कि हुकूमत तो बन जाएगी, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दिल आपस में मिले हैं या नहीं मिले, और पीपल्स पार्टी अभी काबीना में शामिल नहीं हो रही, क्या कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद या कुछ महीनों के बाद वो हुकूमत में शामिल हो जाएगी। और दूसरी तरफ जो नंबर्स गेम को सामने रखें तो जो नई कौमी असम्बली में जो सबसे बड़ी पार्टी है फ़िलहाल तो वो नज़र आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उसके हमायत याफ्ता आज़ाद अरकान जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुके हैं। क्या ये आज़ाद अरकान जो हैं ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से एक पार्लिमानी पार्टी का रुख इख्तियार कर सकेंगे, पार्लिमानी पार्टी बन सकेंगे या नहीं बन सकेंगे? इसमें टेक्निकल मामलात क्या हैं, इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सेनेटर हुमायूं मोमन साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, जनाब मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, और सेनेटर पलवशा खान साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा। मोमन साहब, आप पहले ये बताइए कि अब तो ये हुकूमत बनाने पे राज़ी हो गए हैं, आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो आने वाले कुछ दिनों में मुस्लिम लीग नून की लेड काबीना में शामिल हो जाएगी या नहीं शामिल होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुझे जिस तरीके से इन लोगों ने आपस में करीब आए हैं, और एक झिझक ये थी कि हम उस कश्ती में नहीं बैठना चाहते, लेकिन पीछे से बहुत ज़्यादा धक्का दिया जा रहा था, तो ये बादल नाख्वास्ता उस जहाज़ पे, टाइटैनिक कह ले या जो कह ले, उस पर चढ़ गए हैं। आपने टाइटैनिक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो वो तो डूब गया था। नहीं, तो वो ये डूबने के लिए ही है। उसकी वजह ये कि सामने जो टिप ऑफ द आइसबर्ग जो है ना, ये आइसबर्ग अवाम है और उसकी टिप इमरान खान है। ठीक है, उस टिप ऑफ द आइसबर्ग जिसको ये लोग समझते थे कि बहुत कमज़ोर है, और यू नो दिस शिप कैन नॉट बी, आई मीन नोबडी कैन सिंक दिस शिप, तो वो चीज़ ये हो जाएगी इनके साथ। और ये एक इन्होंने जो पहले 16 महीनों में किया, ये उससे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होगी इनके लिए, उससे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होगी। और वन ऑफ द रीजन, प्रॉब्लम आप क्रिएट करेंगे? नहीं, प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट होगी कि ये याद रखें, जब भी मेरिट खराब होता है ना, कुछ चीज़ आगे जाके वो कभी ठीक नहीं होती, वो कभी ठीक हो नहीं सकती। दैट इज़ व्हाट द लॉ ऑफ नेचर, वो ठीक हो नहीं सकती। ठीक है, तो उसके बाद जो पीपल्स पार्टी का जो रवैया है वो बैक है, वो पीछे से निकल जाएंगे। उन्होंने अपने लिए एक जगह रखने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पिछली गली से निकल जाएं किसी भी वक्त। दे डोंट वांट टू टेक द ब्लेम एंड द शेयर। पिछली गली, जिसको कराची की जुबान में पतली गली कहते हैं, आप उसको जो मर्जी कह दें, ये पतली गली कह लें, पिछली गली कह लें, या वो तारीखी उस लिहाज से कहीं से, लेकिन दे आर नॉट विलिंग टू शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैं ये समझता हूँ कि अगर मियाँ साहब छोटे बड़े दोनों, अगर उनके अंदर थोड़ा सा शऊर होता और वो समझते कि वो एक, उनका काफ़ी डेप आया था, इफ़ दे वांटेड टू गेन समथिंग, दे शुड हैव स्टूड ऑन अ प्रिंसिपल कि नहीं, सारी चीज़ें, दो चीज़ें, चलो आप कहते हो कि हम इस इलेक्शन में हार गए, लेकिन ये सीटें हमारी है, उस पर जो इलेक्शन कमीशन करता है करे, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक कैंडिडेट्स हैं, दे शुड हैव रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देम। अच्छा, रांझा साहब, आपको क्या लग रहा है कि पीपल्स पार्टी अभी तो शामिल नहीं हो रही वफाकी काबीना में, कुछ अरसे के बाद हो जाएगी? मैं ये समझता हूँ, और मेरा ये मशवरा भी है पीपल्स पार्टी की क़यादत को, कि जहाँ तक पीपल्स पार्टी के अपने पॉलिटिकल सरमाए का सवाल है या पॉलिटिकल पार्टी के अपने मैंडेट का सवाल है, इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करें। उनका जो मैंडेट है बेसिकली स्पोर्ट बेस तो सिंध में है उनकी, और जहाँ पे उनकी स्पोर्ट बेस सिंध में है, वो फेडरल गवर्नमेंट में ज़ाहिर है जो आपके शुरू के पहले साल, 1.5 साल, 2 साल जो चैलेंजेस हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आपने एक IMF को सेटल करना है, उसके बाद आप जो यूटिलिटी की टैरिफ प्राइसेस हैं वो आपके लिए एक चैलेंज होगा, वैसे प्राइस हाइक एक चैलेंज होगा, इन्फ्लेशन एक चैलेंज होगा, कमिटमेंट्स एक चैलेंज होंगी। तो उस चैलेंज से कोई पीपल्स पार्टी को फॉर द टाइम बिंग इफेक्ट पड़ेगा? मेरे ख्याल से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उनके पॉलिटिकल सरमाए को।
पीपल्स पार्टी को इस गवर्नमेंट के साथ स्ट्रांगली खड़ा होना चाहिए, कैबिनेट में भी आ जाना चाहिए, उनको तब भी कोई असर नहीं पड़ेगा। उनका जो पॉलिटिकल स्ट्रांग बेस है वो सिंध है। सिंध में उनकी जो पॉलिटिकल जो लैंडस्केप है, जो डायनामिक्स हैं, वो हमें सब, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो डिफरेंट है फ्रॉम पंजाब। ज़्यादा से ज़्यादा जो वज़न आएगा वो पंजाब में या हमारी पब्लिक या इधर जहाँ पे पीटीआई ने अपना इलेक्शन में एक अपना कम बैक किया और उन्होंने एक उनकी पोजीशन नज़र भी आई है इलेक्शन में, वहाँ पर हमें उनका मुकाबला करना है। मुस्लिम लीग नून को परफॉर्म हमें करना है, मुकाबला हमें करना है, उनका जो भी आगे से रिएक्शन है उसको फेस भी हमें ही करना पड़ेगा पंजाब में बैठकर। हम इंशाल्लाह ताला करेंगे, स्ट्रांगली करेंगे। लेकिन जहाँ तक पीपल्स पार्टी की ये सारी एक्सप्लेन करने के बाद सवाल उठता है वो ये है कि पीपल्स पार्टी को अब हमारे साथ दिल मिलाने की ज़रूरत है। हाँ, हुकूमत के साथ वो कहते हैं ना दिल मिलेंगे, दिल मिलाने की ज़रूरत है, और पाकिस्तान की बका भी इसमें ही है। देखिए, बात रह गई, मैं इलेक्शन हार गया, मैंने खुश असलूबी से तस्लीम किया जी मैं इलेक्शन हार गया, ठीक है, और मैंने अपने मुबारक भी दे दी अपने मुखालिफ को कि आपको मुबारक हो, आप पाकिस्तान की खिदमत करें, आप पार्लियामान में अपना किरदार अदा करें। मैं ये समझता हूँ बाकी जो हारे या जीते, मुझे हर केस का तो नहीं पता, लेकिन हर बंदे को अपनी जो हार जीत है उसके लिए ट्राइब्यूनल्स हैं, अदालतें, वहाँ पे रजू करें, लड़ाई झगड़ा मत करें, स्ट्रीट्स में आके, होटल्स पे, रेस्टोरेंट्स पे एक दूसरे से पब्लिक जो है वो। आप किसी ट्रिब्यूनल में तो नहीं जा रहे? नहीं, मैं ट्रिब्यूनल में अभी फ़िलहाल नहीं जा रहा, मैं चीज़ें अपनी इकट्ठी कर रहा हूँ, और अगर मेरे पास इस तरह का सबूत आए जिन्होंने मुझे कन्विंस किया कि वाकई कुछ काम ख़राब हुआ तो फिर मैं जाऊँगा, अदरवाइज़ मैं। अच्छा, आपने दिल मिलाने की बात की है, तो पलवशा साहिबा, जो रात की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें शहबाज शरीफ साहब थे, आसिफ जरदारी साहब थे, बिलावल साहब थे, उसका माहौल क्या? ज़रा एक छोटा सा मैं क्लिप आपको सुनवाता हूँ, फिर देखते हैं कि इनके दिल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत बनाने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर मुल्क का वजीर आजम बनेगा। दहशतगर्दी उसका मुकाबला करना है, इस इत्तेहाद ने महंगाई के खिलाफ जंग करनी है, इस इत्तेहाद ने मईशत को दोबारा अपने पांव पे खड़ा करना है, इस इत्तेहाद ने। मेरा प्रिंस चार्मिंग एंड माय ब्रदर शहबाज शरीफ साहब, आप दोस्तों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि हमारी जुस्तजू जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए। तो सवाल मेरा ये है पलवशा साहबा, कि जरदारी साहब ने बिलावल साहब के कंधे पे हाथ रख के कहा प्रिंस चार्मिंग, और शहबाज शरीफ साहब को कहा कि मेरा भाई, माय ब्रदर, तो दिल तो शायद मिले हुए हैं, तो फिर कैबिनेट में क्यों नहीं शामिल हुए आप? देखिए, पहले तो आप ये देखिए कि शहबाज शरीफ साहब की जो पीछे लिखी हुई थी एक सतर, वो उनको पढ़नी चाहिए। हमें भी ताकत का सरचश्मा अवाम है। दूसरी बात यह है कि ज़ाहिर है बिलावल साहब तो प्रिंस चार्मिंग हैं अपने वालिद साहब के, होना ही है चाहिए, हर बेटे को होना चाहिए। अब दिलों का जो हाल है वो अल्लाह जानता है, और दिल कई दफ़ा मिल भी जाएं तो जो हालात और वाक़यात होते हैं वो नहीं मिलते। लिहाजा बात यह है कि जिस तरह मोहसिन साहब कह रहे थे कि हम कुछ भी कर लें, हमें इलेक्शंस तो अलग अलग ही लड़ने होते हैं, अपने अपने मंशूर पर लड़ने होते हैं। और अगर ये कहा जाए कि प्राइम मिनिस्टर एक पार्टी का होगा, बोझ सब पे यकसा डिवाइड होगा, वो नहीं होता। आपने पिछली दफ़ा भी देखा कि प्राइम मिनिस्टर जो होता है वही टाइटैनिक हो या कोई भी कश्ती हो, उसका जो कैप्टन था वो साथ ही डूबा था, तो प्राइम मिनिस्टर छलांग नहीं मार सकता कश्ती से, और बोझ प्राइम मिनिस्टर का ही प्रिंसिपली ज़्यादा होता है। अब दूसरी बात यह है कि हम अगर देखिए पंजाब में इनसे कम सीटें आई, अभी तो इस वक्त तो मैंडेट इंतहाई मुतनाज़ हर सूबे में। अच्छा, देखिए जाहिर है जो जीता है वो भी कई जगह कह रहा है कि मैं नहीं जीता, और जो हारा है वो तो वैसे ही कहता है कि परेशान है। लेकिन अब ये कि सिंध एक सूबे की जागीर है या पंजाब किसी और पार्टी की जागीर है, सिंध किसी और पार्टी की, ये कॉन्सेप्ट ही बहुत गलत है। पार्टियों को सूबों तक महदूद कर देना, मैं समझती हूँ यही यहाँ से ख़राबी है। पार्टियों के स्टेक्स तमाम सूबों में यकसा होने चाहिए। अब मियाँ साहब को किसी ने मना नहीं किया था, मियाँ साहब सिंध आते और हम उन्हें वेलकम कहते, वो वहाँ आवाम से बात करते, क्या पता लोगों को उनकी बात समझ आती। जिस तरह हम पंजाब में गए, बिलावल साहब गए, बिलावल साहब ने बात की और बिलावल साहब ने इलेक्शन भी लड़ा। इसके अलावा हमने पंजाब से मतलब पिछली दफ़ा से अच्छी सीट्स उठाई हैं, और हम चाहते हैं कि हम अब जहाँ वही पंजाब जिसने मोहतरमा को इलेक्ट किया था, वही पंजाब जिसने भुट्टो साहब को इलेक्ट किया था, वही लाहौर जहाँ पीपल्स पार्टी बनी, वो किसी एक जमात की जागीर नहीं। लिहाजा ये जो हमने अलग अलग सूबों को, इनको उधर, ये इधर और हम उधर
ये मैं समझती हूँ कि रेसिपी फॉर डिजास्टर है। सब जमातों के स्टेक सब जगह इस इलेक्शन के नतीजे में जो कौमी जमातें हैं वो सूबाई जमातों में कन्वर्ट हो गई हैं, और इसका ऐसा एक असर है कि वो जो कई हमारे रहनुमा हैं वो दूसरे सूबे की तरफ जाना ही नहीं चाहते, वो वहां जाकर बात ही नहीं करना चाहते, उन लोगों से मुखातिब ही नहीं होना चाहते। अच्छा, लेकिन एक इस इलेक्शन की एक और भी बात है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है वो पार्टनर तो बन गए हैं, बहुत सी बातें जो हैं वो शेयर कर रहे हैं, वही बातें जो कि तहरीक इंसाफ कह रही है, जो जमात इस्लामी कह रही है, जो बलूचिस्तान की कौम परस्त जमातें कह रही हैं, और जो ANP कह रही है। तो देखें कि मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान के सूबाई सदर और पीपल्स पार्टी पंजाब के एक बड़े अहम रहनुमा जो हैं वो एक ही बात कर रहे हैं। वो क्या बात कर रहे हैं, ज़रा सुनें। सबसे ज्यादा ज्यादती मुस्लिम लीग के साथ हुई। ये मेरे दोस्तैन है, इससे जरा हाल पूछ लें। सरदार फतेह हसनी है, इससे जरा हाल पूछे। मुजीब हसनी साहब है, उससे जरा हाल पूछे। ये जीते हुए लोग हैं। मेरा देख लें, क्या आप लोगों का दिल मानता है कि जफर खान हार सकते हैं? सच बताएं, सच एज ए प्रेस वाले। 3 करोड़ रुपए एक आदमी को आखिरी रात दे दिए, उसका स्टेशन तब्दील कर दिया, रात के 9 बजे तक टप्पे लगते रहे। हमने कहा क्यों नहीं रोकते? बोलते मेरी बात नहीं मानते। RO ये कह रहे हैं कि मेरी बात नहीं मानते। अभी हम किसको गिला दें? मैं बैठा हूँ, मेरे से पैसे भी मांगे गया। सरगोदा में किसी शख्सियत ने कहा 5 करोड़ रुपया दें। अच्छा, आपको जरदारी साहब ने 10 करोड़ रुपया दिया है तो 5 हमें दें, आपको लेवल प्लेइंग फील्ड देते जी। तो ये तो मुस्लिम लीग नून भी वही बात कर रही है, पीपल्स पार्टी भी वही बात कर रही है, आप भी वही बात कर रहे हैं, जमात इस्लामी भी वही बात कर रही है, और भी पार्टियां वही बात कर रही हैं। तो इस पे आप कौमी असम्बली में या सेनेट में कोई मुश्तरका तौर में मुतालबा नहीं कर सकते कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इस मामले की? देखिए, इट्स वेरी शेमफुल कि अगर हमारे जो, और ये छोटे सियासतदान नहीं है, वो बहुत बड़े नाम है ये, ठीक है, सियासत उसके, जब ये इस तरह कह रहे हैं, और ये खाली ये लोग नहीं कह रहे, ये हर लेवल पे हर एक बंदा कह रहा है। तो अब मुझे नहीं पता कि हम लोग मतलब क्या होगा कि जब तक एक वीडियो नहीं बनेगी या प्रॉपर तरीके से चीज़ नहीं होगी, कोई पकड़ा नहीं जाएगा होगा, या क्या हम ये करते रहेंगे? देखिए, प्रॉब्लम पाकिस्तान का जो मेरी नज़र में, और मैंने सेनेट में भी ये कहा था, मेरी नज़र में जो प्रॉब्लम है ना पाकिस्तान का, वो ये है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ हु इज़ व्हाट, हमारे यहाँ पे जब पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग होती है ना, तो उसकी वजह से जिसको मैं कहता हूँ पॉलिटिकल मेरिट, वो ख़राब हो जाता है। जब पॉलिटिकल मेरिट ख़राब होता है तो फिर जो प्रॉपर डिसीजन मेकिंग होती है वो गलत हो जाती है, क्योंकि जब जो बंदा मेरिट पे नहीं होता ना, वो कभी मेरिट वाले या सख्त डिसीजन ले नहीं सकता। वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दे, किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देता है, ना कि अवाम के लिए मेजर डिसीजंस ले। ये चीज़ एक विशियस साइकिल है। ये साइकिल आज से नहीं स्टार्ट हुई, ये हमेशा से स्टार्ट हुई थी। ये इसका मतलब इवन 1970 से पहले थी, लेकिन 1970 में हमने इसका एक रुख देखा था, 160 और 80 के दरमियान में देखा था। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, ये विशियस साइकिल चलता रहा है। 1981-84 में फिर वही चीज़ हुई थी, 1990 में फिर हुई थी, हर तरफ हो रही थी, आज भी हो रही है। 18 में आप कहते हो, 13 में कहते हो, जो मर्जी कह लो। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग उससे सबक नहीं सीख रहे और हम उसके नीचे जाते जा रहे हैं। या तो ना कि मैं अपने ग्राफ देखूं कि मैं पहले से बेहतर था, तो अगर पहले से बेहतर था चलो आप आगे कर लो। जब आप देख रहे हो एक साइंस का प्रोजेक्ट आप देख लो और आप देख लो कि आपका ग्राफ मुसलसल नीचे जा रहे, देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग, एंड दैट रॉन्ग वो दोबारा बार बार हो रहा है। किसी भी साइंस के स्टूडेंट को बता दें, किसी भी बंदे को दिखा दें कि यार आपके ग्राफ मुसलसल नीचे जा रहा है, मसला क्या है। हर एक अपना कोर्स करेक्ट कर लेता है। ये बड़े बेवकूफ पायलट होंगे जो उसके बावजूद भी उनको पता है कि आहिस्ता आहिस्ता मैं जमीन के करीब जा रहा हूं। कम से कम आप सबको मिलकर इसकी इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा तो करना चाहिए। लेकिन रांझा साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि अब तो आपकी पार्टी के पंजाब में नंबर्स पूरे हो चुके हैं, मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो चीफ मिनिस्टर बन रही हैं, लेकिन इसके बावजूद आज मियां असलम इकबाल साहब ने पेशावर में बैठ के मीडिया से एक बात किया। वो क्या कह रहे हैं, जरा सुने। हमारे जो कैंडिडेट हैं, जो कामयाब हो गए, जिनके नोटिफिकेशन हो गए, नून लीग कह रही है कि हम में शामिल हो जाओ, RO के जरिए शामिल हो जाओ, नहीं तो तुम्हारा नोटिफिकेशन कैंसिल। तो कैंसिल हो गया भाई, बकर से कैंसिल हो गया, पिंडी से कैंसिल हो गया, टोबा टेक्सिन से कैंसिल हो गया, मुल्तान से कैंसिल हो गया। बाकी भी कह रहे हैं, आवाजें लगा रहे हैं, अगर हमारे साथ आओगे तो तुम्हारा नोटिफिकेशन रहेगा, अगर नहीं आओगे तो तुम्हारा नोटिफिकेशन कैंसिल है, तुम मेंबर नहीं हो। इन साहब को आज पंजाब पुलिस
गिरफ्तार करने के लिए पेशावर गई थी, लेकिन इन्होंने उस वक्त ट्रैक सूट पहना हुआ था, शायद नीचे जॉगर्स भी होंगे, तो ये वहाँ से निकल लिए, पकड़े नहीं गए। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है रांझा साहब कि पंजाब में आपके नंबर्स पूरे हो चुके हैं, मरियम नवाज शरीफ साहबा को ब्रीफिंग्स देनी शुरू कर दी गई हैं, फिर अभी भी वहाँ ये क्यों कह रहे हैं कि हमारे MPs जो हैं वो तोड़े जा रहे हैं? देखिए, बात जहाँ तक है कि अभी तक इनको जो चीज़ है ना आगे बढ़ने वाली, इन्होंने इसी में से तो अपनी सियासत की कमाई है ना इनकी। जब तक ये इशू और ये नोटिफिकेशन कैंसिल और इस तरह की गुफ्तगू नहीं करेंगे तो इनकी पॉलिटिक्स किस तरह चलेगी? सियासत तब भी चलेगी ना जब एक ऑपोजिशन की तरह रोल प्ले करेंगे, चाहे वो गलत बात है चाहे वो ठीक बात है, एक इल्ज़ाम लगाएंगे और एक माहौल बनाएंगे और फिर उस माहौल के ऊपर बिल्डअप करेंगे। ये तो वो सारा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब PMLN के पास, मरियम नवाज साहिबा के पास, हमारी पार्टी के पास नंबर्स पूरे हैं तो हमें इनके नोटिफिकेशन कैंसिल कराने की क्या ज़रूरत है? कतई तौर पे कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं समझता हूँ कि PTI का वो बंदा जो इस वक्त अपनी पार्टी को छोड़ के कहीं आगे पीछे जाएगा तो वो तो पब्लिक में भी जाने उसको खुद प्रॉब्लम होगी। तो मेरा ये ख्याल है कि ये बात करने की हमें वहाँ पे कोई प्रॉब्लम, इनके कैंसिल्स हो रहे हैं और हम करवा रहे हैं, इस तरह की कोई ना हमें ज़रूरत है। ज़रूरत तो अगर हो, अगर हम यहाँ पे मरकज़ में पीपल्स पार्टी के साथ हमने अपना अलायंस किया, पीपल्स पार्टी ने हमारे पे मेहरबानी की और उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म हो गई, तो अब हमें इनके नंबर्स की या इनके बंदों की या इनके नोटिफिकेशन कैंसिल कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक रहेगी तहकीकात, देखिए मेरे भी कई तफज़ात होंगे, लेकिन मेरा फोरम यहाँ पे बैठ के बात करना नहीं है। मेरा फोरम है ट्राइब्यूनल। मैं ट्राइब्यूनल में जाऊंगा, मेरे पास कई ऐसी चीज़ें हैं, एफिडेविट्स हैं, चीज़ें हैं, रिकॉर्ड है, वो मैं ट्राइब्यूनल में दूंगा। जब मैं दे दूंगा, जमा कराऊंगा, फिर मैं अपने कंटेंट पिटिशन के ऊपर आपसे बात करूंगा। उसके आगे ऐसी कोई बात नहीं करूंगा कि जो ट्राइब्यूनल पे असरअंदाज हो, उसके फैसले पे असरअंदाज हो। जो ट्राइब्यूनल का काम है वो ट्राइब्यूनल करे। बाकी जो अपोजिशन का किरदार ये प्ले करना चाहते हैं या ये हुकूमत बना सकते हैं तो हुकूमत बना लें, नहीं हुकूमत बना सकते KPK में तो ना बनाएं, बना सकते तो बना लें। पंजाब में अगर हमारी बन रही है, इनके पास नंबर गेम नहीं है, तो ये हमारी हुकूमत को बनने दें, उसको एक्सेप्ट करें, पाकिस्तान को आगे लेके चलें। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान देखें, यकीन करें हामिद साहब, मैंने जब अपना सारा इलेक्शन का रिजल्ट हुआ, यकीन करें मेरे जेहन में एक ही चीज़ आई थी कि पाकिस्तान को आगे जाना है, पाकिस्तान को चलना है। और मैं अपने हल्के के लिए सोचा, मैंने कहा यार मेरे हल्के की आवाम है, जो भी करे, मुझे नहीं पता था उस वक्त नून लीग की क्या पोजीशन, लेकिन मैंने कहा यार जो भी काम करेगा मेरे हल्के की आवाम की खिदमत करेगा, लोगों की खिदमत करेगा, लोगों के काम आएगा, तो बस ठीक है ना। मैं अपना लोच बीच में अगर खड़ा कर दूँ कि जी मैं हार गया, मुझे हराया गया है और मैं हारा नहीं था, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मेरी सीटों को हरा दिया गया, नून लीग की चंद सीटें हरा देंगी, ये बिल्कुल गलत बात है। नून लीग की कोई सीट नहीं हराएगी। अच्छा, कोई इस तरह का माहौल जो ये कहते हैं कि जी हमें हरवा दिया गया, हमें जाफर खान मंदोखेल साहब गलत कह रहे हैं। ये मैं इनकी चीज़ों से देखें, जो अब अगर आप हार गए हैं तो आप कहें कि जी इलेक्शन हार गए हैं। हाँ। अब ये कहना कि जी हमें हरवा दिया गया है, ये कोई तुक नहीं बनता इस चीज़ का। ये अब आपका, उन्होंने 3 करोड़ की बात कर दी है। देखिए 3 करोड़ क्या हामिद भाई, मेरे पास तो ऐसी सी बातें हैं, लेकिन मेरी बात का सबूत नहीं है ना। मैं एक हेर से क्यों करूं? मैं एक रिस्पॉन्सिबल आदमी हूं, मैं एक हेर से की गुफ्तगू नहीं करूंगा। मुझे किसी ने, हो सकता मुझे किसी ने कहा 15 दे दें, 20 दे दें, 30 दे दें, फजूल बातें हैं ये। अच्छा, ये बातों में बिलीव नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास कोई सबूत है, ठोस शवायद है, तो जाए ट्रिब्यूनल में केस। अच्छा, अब आप पलवशा साहब ये बताएं कि ये जो सब पार्टियां जो हैं, उनके अक्सर वो लोग जो हार गए हैं वो धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो ये जो धांधली के इल्ज़ामात हैं ये अब चलते रहेंगे या ख़त्म हो जाएंगे थोड़े दिनों में? नहीं, देखिए इस पे तो बहुत सवालात है। हमारी पार्टी को भी है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो जीता है जैसे मैंने कहा उसको भी हैं, और ऐसा मैंडेट है कि सबको हर जगह है। तो मैं नहीं समझती कि इतनी जल्दी ख़त्म होंगे इस पे। लेकिन सवाल यह है कि कौन तहकीकात करेगा, कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा, कौन किस पर एतबार करेगा। जो इस वक्त मुल्क में माहौल है उसमें आप मुझे एक शख्सियत एक पार्लिमानी कमीशन बना दें, आप बना दें, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, मुझे तो ये इतने बड़े पैमाने पर इसको करते करते इन्वेस्टिगेशन जो है मेरे ख्याल में, और जो बातें हैं उनके जैसे कह रहे हैं सबूत बहुत सी बातों के वैसे होते नहीं हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिस हिसाब से पैसों की मैं सुन रही हूँ, इतने करोड़, मुझे तो पहले इस बात पर बड़ी एक परेशानी है कि एक आम मिडिल क्लास पाकिस्तानी तो इस गेम में आ ही नहीं सकता। वो तो इस खेल का पहले भी हिस्सा और हैरानी की बात है जो हार गए हैं वो भी कह रहे हैं हमसे पैसे लिए, वो भी अच्छा, और वैसे ही नहीं बन सकता था हिस्सा। लेकिन अब जो बातें सुनने में आ रही हैं, कोई हम एक गरीब मुल्क है जिसको एक फाइनेंशियल क्राइसिस है, और उसमें एक एक शख्स के पास इतना करोड़ों की जो वो सिर्फ एक सट्टा ही है उस पे लगा रहा है। तो आप सोच लीजिए कि कितनी दौलत जो है वो पड़ी हुई है कहाँ कहाँ।
मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि ये अगर आप ऐड अप करें तमाम सूबों को तो ये कहाँ जाता है मामला, खरबों में ये खेल हो गया और हम भीख मांगने जा रहे हैं IMF से। लेकिन सवाल वही है कि क्या इस वक्त इस मुल्क में अफसोस के साथ इतनी पोलराइजेशन, इतनी नफ़रत है, इतनी एक दूसरे पर एतमाद की फुकदान है? कौन है एक ऐसा शख्स जिस पर सब आज कोई है जस्टिस भगवान दास जैसा शख्स जिस पर सब जो है वो आंखें बंद। लेकिन एक जज साहब हैं जिन्होंने कि आज एक केस में एक स्टैंड लिया उन्होंने, और जिसका कि मैं इसको इसलिए अहम समझता हूँ कि इसका जो सरकारी अफसरान हैं जिन पे इस तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं उन पर उनके पास एक ऐसा पैगाम जाएगा कि शायद आइंदा वो ऐसा ना करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बाबर सत्तार साहब जो हैं उन्होंने DC इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की है और अदालत में कहा कि आपके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत चल रही है, आप समझते हैं ये मजाक है, और उनकी जो माफ़ी उन्होंने मांगी उसको मुस्तरद कर दिया। कहा आपने 970 दिनों के लिए 69 MPOs ऑर्डर जारी किए, इन लोगों को उम्रे पे नहीं जाना था या इनके बच्चे नहीं थे, और शोकाज जारी होने के बाद भी MPO ऑर्डर जारी किए गए। तो इस केस पे वो कहते हैं मैं अगले हफ्ते जजमेंट दूंगा। गुज़श्ता समात पे आप अदालत में पेश नहीं हुए तो DC ने उस पर गैर मशरूत माफ़ी मांगी, अदालत ने माफ़ी मुस्तरद कर दी। याद रहे कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने ये जो DC इस्लामाबाद थे इरफान नवाज़ मेमन साहब, इनको 2 मरतबा तब्दील करने के लिए कहा, लेकिन निगरान हुकूमत ने इनको तब्दील नहीं किया और अब जस्टिस बाबर सत्तार ने इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की। और ये कार्रवाई इसलिए बड़ी अहम है कि ये जो सरकारी अफसरान जिन पे इस तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं उनको सज़ा मिलेगी तो आइंदा से वो गैर कानूनी अहकामात पर अमल दरामद करना बंद करेंगे। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदीद। हुमायूं मोहम्मद साहब, अब जमात इस्लामी भी वही बात कर रही है जो आप कर रहे हैं, लेकिन अगर उनकी बात अगर हम उनकी बात को सच्चा तस्लीम कर लें तो फिर ऐसा लगता है कि फिर जो आपका मौक़िफ़ है वो गलत है, और अगर आपका तस्लीम कर लें कि सही है तो फिर उनका गलत लगता है। सुने ज़रा आज सिराजुल हक साहब ने क्या बातें की हैं। ये इलेक्शन फार्म 47 का इलेक्शन है, जबकि कौम चाहती है कि जिसके साथ फार्म 45 है, जिस पर तमाम पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत होते हैं, प्रिजाइडिंग अफसर के दस्तखत होते हैं, उसी को तस्लीम किया जाए। कराची में हमारे 6 हल्के वहां हमसे छीन लिए गए, इन सब के फार्म 45 हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, अब अगर जमात इस्लामी ये कहती है कि कराची में वो 6 कौमी असम्बली की नशस्तों पे जीत रही थी, तो तहरीक इंसाफ भी यही कहती है, ये नशस्तें चली गई हैं MQM के पास, तो आपका और जमात इस्लामी का इस मामले पे इत्तेफाक रहा है कि हमने धांधली के ख़िलाफ़ मुश्तरका तहरीक चलानी है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे आप जीत रहे थे या जमात इस्लामी जीत रही थी। हामिद साहब, आप मुझे ये बताएं, व्हाई डू यू प्रिज्यूम कि ये खाली MQM की सीटें थी? ये तो आपकी प्रिजम्पशन है। मैं कह रहा हूँ कि सीटें मिल गई MQM को। नहीं, आपको कैसे पता कि ये सारी सीटें MQM की पड़ी? हम कहते हैं हमारी 15 सीटें वहाँ पे थी, इनकी जो हमारे पास है उनके अलावा 15 सीटें हमारे पास थी। अच्छा, जनरली स्पीकिंग अगर आप मुझसे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर इस पल्स के ऊपर आपकी उंगलियाँ हैं, ठीक है। जो मेरी इंफॉर्मेशन है, इवन जो MQM वाले लोग हैं वो उनके बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 हज़ार से ज़्यादा वोट नहीं पड़ा उनको, नहीं पड़ा उनको। दैट इज़ रियलिटी। अच्छा, प्रूफ देखिए, प्रूफ है फॉर्म 45, वो प्रूफ है। अच्छा, उसमें लेट्स से रांझा साहब कहते हैं कि जी इनका फॉर्म 45 फ़र्क है और मेरा फॉर्म 45 फ़र्क है, लेकिन उस हल्के में आप भी हैं और पलवा शाह साहिबा भी हैं, आप दोनों की भी फॉर्म 45 निकाल लें। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने क्या कहा है, हर प्रोग्राम में कहा है कि मेरे फॉर्म 45 के तहत भी PTI जीत रही थी, बाकी जगहों पे भी रहमान साहब ने भी उन्होंने भी यही कहा, हर जगह बहुत सारी जगहों पे ये कहा है, ठीक है। साद रफीक ने कहा है कि हाँ मुझे भी पता है कि वो जीत रही थी, आप कह रहे हैं कि PTI जीत रही थी। देखिए मेरे अब आप लोग कहते हैं ना, अब जनरली ये होता है कि सारे कहते हैं कि मुल्क के वसी तर मफाद में हमें मिल जाना चाहिए। पलवा शाह साहब का बैग मैं लेकर भाग जाऊँ, उसके अंदर जो चीज़ें पड़ी है मैं लेकर भाग जाऊँ, फिर कहूँ कि नहीं, एक इस प्रोग्राम के वसी तर मफाद में हम लोग बैठ के बातें करते हैं, या हम लोग भाई हैं, 4 भाई हैं, एक भाई बाकियों का हिस्सा हड़प करके ले जाए और कह के चलो इस घर के वसी तर मफाद के लिए हम इकट्ठे बैठ जाए, कभी बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। एक दो जगहों का बात हो, हम बात कर रहे हैं, हम तो बात करें 75 to 80 सीट्स की,
जिनमें से 13 सीटों के बारे में कमिश्नर रावलपिंडी ने कहा है, गलत कहा है, सही कहा है, हाजिर सर्विस होते हुए कहा है मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, किसी और के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली। सबूत कोई नहीं दिया। देखिए सबूत क्या होगा, देखिए मुझे क्या पता है आपका क्या सबूत होगा कि ठप्पे लग रहे हैं या क्या सबूत होगा चेंज हो रहे हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, 2 सबूत दे देता हूँ, ठीक है। सबूत यह है कि हम लाहौर में जाते हैं, हल्का 130 के फॉर्म 47 की बात करते हैं। पहले फॉर्म 47 जो जारी हुआ था उसमें पता चला था कि जाली है, उसमें जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी को एक वोट भी नहीं पड़ा था। क्या इनके अपने लोगों ने भी वहाँ पे कोई वोट नहीं दिया? एक चीज़। अब आप चले जाते हैं, मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ। लाहौर में, लाहौर के उसमें 14 सीटें हैं नेशनल की और 30 सीटें प्रोविंशियल की। आपके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऐसे वर्कर्स हैं या सपोर्टर्स हैं या वोटर्स हैं जो गए हैं 155 लोग, 1,55,000 लोग जो गए, जिन्होंने सिर्फ नेशनल असेंबली में वोट दिए, उन्होंने प्रोविंशियल असेंबली में वोट ही नहीं दिया। चलें, ये आपका एक पॉइंट है, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है रंजा साहब कि ये जो साबिक कमिश्नर रावलपिंडी थे लियाकत अली चट्ठा साहब, फ़र्ज़ करें इन्होंने गलत बयानी की है, कोई साजिश का हिस्सा है, ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि इनको इतनी अहम जगह पे रावलपिंडी में इनको इतने अरसे से कमिश्नर किसने लगाया हुआ था, और अब आपको याद आ रहा है कि भाई ये पिछले 10-15 दिन में किसके साथ राब्ते में थे, ये था वो था, ये किससे बातें कर रहे थे, इनको लगाया किसने था, क्यों लगाया था इनको? देखिए, जहाँ तक उनको लगाने का और ना लगाने का सवाल है, और वो जो पोस्टिंग उनकी वहाँ पे हुई थी, ये तो जहाँ तक मेरा इल्म है केयर टेकर के शायद दौरान में या उससे पहले भी लगे हों पंजाब में, मुझे नहीं पता इनकी पोस्टिंग कब हुई है, क्योंकि पंजाब में तो काफ़ी अरसे से गवर्नमेंट ही नहीं है, इलेक्शन री इलेक्शन काफ़ी लंबा केयर टेकर सेटअप चला, तो गालिबन ये केयर टेकर सेटअप के दौरान आपको याद है ना कि ये पीटीआई के दौर में भी ये सेक्रेटरी हाउसिंग थे, उससे पहले ये नून लीग के दौर में डीसी सरगोदा रहे हैं, हमारे साथ सरगोदा में डीसी रहे हैं, मैं उनको बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। ये बल्कि उस वक्त जब ये मैजिस्ट्रेट हुए थे मैं तो उस वक्त का भी इनको जानता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, वो उन्होंने जो एक बात की है वो अपना, उनकी इंक्वायरी हो रही है, इंक्वायरी का रिजल्ट सामने आ जाएगा कि उनके, लेकिन जिसने इनको कमिश्नर रावलपिंडी अपॉइंट किया उसकी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए, अगर आपने एक बंदे को लगाया है, उसको पता होना चाहिए कि आप किस बंदे को लगा रहे हैं, लेकिन अगर उसने कोई एलिगेशन लगाए और वो एलिगेशन झूठे हैं तो मेरे ख्याल से लगाने वाले का कसूर इतना नहीं होगा। जो बंदा, अब एक बंदा लगा देता है एक बंदे को, बाद में वो बंदा जो है गलत काम कर जाता है, तो उसमें लगाने वाले का तो कसूर नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ, मेरा जो आरओ था, मेरा आरओ पीटीआई के टेन्योर में 2017 से लेके 19 तक सीईओ एजुकेशन था, और पीटीआई के एमपीज एमएनएज ने, जिसमें से मेरे खिलाफ जो इलेक्शन जिस बंदे ने लड़ा है वो भी उसका सिफारशी था उसको सीईओ एजुकेशन लगाने के लिए। आप टेन्योर निकाल लें, और वो मेरे हल्के में आरओ था। ठीक है, मेरे बातें अगर हम इस तरह करेंगे तो हमें चीज़ों को साबित करने की ज़रूरत है ना। अब मैं कहूँ वो तो उसका टेन्योर आ गया, वो पीटीआई के दौर में उनका बेनिफिशियरी था, मेरा ही वो आरओ था, मुझे उसने कहा कि आपने जब गिनती होनी आपने आरओ ऑफिस के अंदर नहीं आना। ये बातें तो मेरी एक तरफ हैं। अच्छा, उन्होंने आपको कहा कि आपने आरओ ऑफिस के अंदर नहीं आना, ये तो गैर कानूनी है। मुझे उसने मना किया था, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन जाएगी, आपने आरओ ऑफिस के अंदर नहीं आना, और मैं आरओ ऑफिस के अंदर नहीं गया। आहिस्ता आहिस्ता कुछ ना कुछ तो बता रहे हैं। देखिए ना, मैं बता रहा हूं आपको। और उसके बाद आरओ ऑफिस में जो पीटीआई के कैंडिडेट थे उनके सारे लोगों को दाखिल कर लिया गया। अच्छा, वो 300 बंदे पीटीआई के जो लोग थे वो आरओ ऑफिस के अंदर थे, और मुझे मेरे आरओ ने कहा कि आपने आरओ ऑफिस के अंदर नहीं आना। तो ये एक रिकॉर्ड है, लेकिन मैं ये चीजें जरूर करूंगा। मैं अपने सारे सबूत इकट्ठे कर रहा हूं, मैंने अपनी पूरी रिवर्स इंजीनियरिंग की है, मेरा पूरा प्रिजाइडिंग स्टाफ जो था उसमें भी इश्यूज हैं, लेकिन मैं वो इश्यूज ट्राइब्यूनल में रेज करूंगा। ठीक है ना, क्योंकि जहाँ पे फोरम बनता है। बाकी अगर ठीक है, जहाँ तक वो इलेक्शन जीत गया नहीं जीता, एक दफ़ा उसके पास फॉर्म 47 आ गया, उसका नोटिफिकेशन अगर हो गया और वो कौमी असेंबली में चला गया, तो मैं ट्राइब्यूनल में जाके बाद में भी रीपोल हो सकता है। वो तो एक कानूनी जंग है, मैं सबको मशवरा दूंगा, कानूनी जंग करें, पाकिस्तान को आगे लेके चलें। जी, पाकिस्तान को आगे ले जाने का क्या तरीका, जरा आपके पास भी तो कुछ जवाब होना चाहिए। इस वक्त तो दुआ की जा सकती है अल्लाह ताला से कि ये जो सब साथ मिलके बैठे हैं इससे कुछ आगे चलने के रास्ते निकल आए, और जो नफ़रत और तकसीम है और जो हालात हैं अंदर पाकिस्तान के, आपके ख्याल में ये जो हर तरफ से धांधली के इल्ज़ामात आ रहे हैं, अगर इनको एड्रेस किया जाए और इसकी कोई वाकई थॉरो इन्वेस्टिगेशन की जाए तो इससे नफ़रत और तकसीम कम हो सकती है? देखिए, इससे कम से कम लोगों में एक देखिए, अब हम बात करते हैं कि फिच ने ये कहा, IMF ये कहती है, अमेरिका रोज़ एक बयान ठोक देता है, वहाँ से कोई बरतानिया कुछ कह देता है, लेकिन जिन लोगों ने वोट दिए वो भी तो
सबसे बड़ा स्टेक तो उनका है। हम ज़्यादा कंसर्न्ड इन चीज़ों पे हैं। हमें लोगों की जो है तसल्ली के लिए अगर इस पर कोई बनता है, लेकिन वो भी एक बड़ा सवाल है मीर साहब कि कौन उसको मानेगा, किस किस्म का वो होगा, और इतनी थॉरो इन्वेस्टिगेशन के लिए उसके पास क्या ताकत होगी, उसकी बात कौन मानेगा, वो जो भी फोरम होगा क्या वो इतना आया पावरफुल होगा। लेकिन अगर ये हो जाए तो आइंदा आने वाला इलेक्शन इससे बेहतर हो सकता है। जी यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदीद। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, एज द मेंबर ऑफ द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, आपके ख्याल में इस वक्त ऐसा कौन सा सबसे बड़ा चैलेंज है जिसको कि हम सबको मिल के एड्रेस करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो पाकिस्तान में एक तो ये है जो हम पॉलिटिशियंस हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ डिसएग्रीमेंट, ये हम लोगों का या हम लोगों की आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, वो अपनी जगह होती है, वो होनी चाहिए, लेकिन उसको उस हद तक नहीं लेकर जाना चाहिए हमें कि हम थर्ड स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। सियासी इंतकाम को नफरत ना बनाएं। देखिए, अच्छा देखिए, अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जब हम सियासी इंतकाम अपनी जगह वो चलती रहती है, ठीक है, सियासी इंतकाम में पर्सनल नहीं होना चाहिए। सियासी इंतकाम में देखें, अब जब हम एक आपको कहते हैं ना, फ़र्ज़ करें मैंने एक करप्शन किया, आप मुझे अंदर कर देंगे, मेरे बड़ा आसान काम है, मैं कहूँ कि मेरे ऊपर सियासी इंतकाम हुआ है, ठीक है, अगर नहीं है केस तो लोग निकल जाएंगे। लेकिन अगर उसके ऊपर आप ये करना शुरू कर दें कि मैं निकल रहा हूँ, मुझे कोर्ट छोड़ रहा है, आप मुझे दूसरे केस में डाल रहे हो, एक कोर्ट छोड़ रहे, तीसरे केस में डाल रहे हो, फिर छोड़ रहे, फिर चौथे केस में डाल रहे हो, मेरे ऊपर 200 केसेस कर दिए, 18 केस कर दिए, 20 केस कर दिए। इसलिए फिर जो जस्टिस बाबर सत्तार ने डीसी इस्लामाबाद के खिलाफ किया, ठीक किया ना? नहीं, हमेशा मैं बात करना चाहता हूँ, नफरत कब पैदा होती है इंसान के अंदर? देखें, इस तरह होता है कि एक है कि मैं आपके साथ डिसएग्री कर रहा हूं और मैं वेहेमेंटली डिसएग्री कर रहा हूं, मैं मतलब गर्मजोशी से कह रहा हूं कि यार ये गलत है, लेकिन वो चीज़ नफ़रत में तब तब्दील होनी शुरू होती है जब मुझे ये एहसास होना शुरू हो जाए कि मेरे हक आप खाते जा रहे हैं। हाँ, और मुझको मेरा हक या मुझको इंसाफ नहीं मिल रहा। इस वक्त वो चीज़ें आनी शुरू हो जाती है कि जहाँ पे वो जो होता है ना, ये लोग अपना वो जो गुस्सा होता है उसको नफ़रत में बदलना शुरू कर देते हैं। ठीक है। और वो चीज़ वहाँ से जन्म लेनी शुरू होती है जब आपको इंसाफ नहीं मिलता। तो पाकिस्तान का, और मेरे लिहाज से ये पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो पाकिस्तान की जुडिशरी है, वो इंसाफ नहीं देती। ठीक है। जिस दिन इंसाफ आना शुरू हो गया, जिस दिन राजा साहब को समझा कि हुमायूं ने गलत किया है, इनको इंसाफ मिल गया, जैसे अभी बाबर सत्तार कर रहा है, जैसे बाबर सत्तार कर, इस तरह अगर हमारे जजेस करना शुरू कर दें और लोगों की बात ना सुने तो फिर आप देखें ये पाकिस्तान कैसे ठीक होता है। जी राजा साहब, कौन सा मसला, यानी कि पार्लियामेंट मसला हल नहीं कर सकती, जुडिशरी अब मसला हल कर सकती है? इसमें तो कोई शक नहीं है, अगर मुनसिफ जो है वो सही इंसाफ पे फैसले करेगा, मेरिट इंश्योर करेगा तो वाकई ही नहीं होगा। ये तो पाकिस्तान की तारीख ऐसे फैसलों से भरी पड़ी है जिसके बीच में सियासी कत्ल हुए हैं और फिर उसके बाद एक कत्ल को जस्टिफाई करने के लिए एक और कत्ल किया जाता है, फिर उस अगले को कत्ल करने के लिए फिर एक और किया जाता है और फिर वो एक चेन ही बनी हुई है और फिर लोग रियलाइज़ नहीं कर रहे कि ये जो है ये सिलसिला आखिरकार उनके ऊपर भी आकर रुकना है, किसी पे भी आकर रुक सकता है। तो ये तो इसमें कोई नहीं है। लेकिन अभी भी अगर हम ये देखें कि सारी अगर पीटीआई की केपीके में गवर्नमेंट है, अक्सरियत है, ठीक है, नेशनल गवर्नमेंट जो नेशनल लेवल पे नहीं किसी पार्टी के पास मेजॉरिटी, लेकिन जिसके पास मेजॉरिटी, जिस तरह से भी उन्होंने गवर्नमेंट एक ब्लॉक ने फॉर्म कर ली है, उसकी रिस्पेक्ट की जाए, उसको गवर्नमेंट रन करने दी जाए। हमारे जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं हमें उनको ठीक करने दिया जाए। सूबे जो हैं वो अपना बेहतरी करें। जो पाकिस्तान की सोसाइटी में पोलराइजेशन हो चुकी है, जो एक दूसरे से डिफरेंसेस घरों में क्रिएट हो गए, उनको ख़त्म किया जाए। 5 साल बाद इलेक्शन है का 2-3 साल लोग इकोनॉमी पे फोकस करें, कारोबार पे फोकस करें, पाकिस्तान में बाहर से इन्वेस्टमेंट। आप क्या इकोनॉमी जो है उसको स्टेबल करने की जरूरत है। पलूशा साहबा, क्या ये सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी, केपीके में पीटीआई की हुकूमत होगी, बलूचिस्तान में आपकी एक मुश्तरका हुकूमत होगी, पंजाब में नून लीग की हुकूमत होगी, तो ये चारों हुकूमतें और सूबाई हुकूमतें वफाकी हुकूमत के साथ मिल के पाकिस्तान को इकनॉमिक क्राइसिस से निकाल सकेंगी? देखिए, यही तो चैलेंज है। मैं ये कहूँगी कि तो फिर शहबाज शरीफ साहब के लीड रोल होगा इस तमाम उसमें। लेकिन आप ये देखिए, मैं ये कहूँगी अफसोस के साथ भी नई हुकूमत नहीं बनी। देखें, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को खुली छुट्टी दे दी गई है कि वो अपनी मर्ज़ी के रेट तय करें
और इस जो अब अद्वियात की रेट्स में जो तूफान आएगा वो लोग कहाँ से दें। और जो इस तो ये तो निगरान हुकूमत ने किया ना। 1-1 लाख रुपए 50-50 हज़ार रुपए गैस के बिल जालिमाना तरीके से, और लोगों की कुव्वत ख़रीद 1 रुपया नहीं बढ़ी। और इसके आप देखिए पिछले दिनों 7 रुपए 1, 5.5 रुपए 1, ये सब कुछ जो हो तो रहा ये है प्रोग्राम के आखिर में करेंगे? जो आपने गुफ्तगू किया है, पता चल गया कि पीपल्स पार्टी का रोल क्या होगा पार्लियामेंट में। आप सेनेटर मैंने हैं, दिल से गुफ्तगू की है। मैंने पाकिस्तानी होने की हाँ हैसियत से ठीक है, और आपने बड़ा पार्टी वैलिड पॉइंट उठाया कि अद्वियात जो हैं वो महंगी हो गई हैं, तो जो नई हुकूमत है उसको आते साथ ही जो महंगाई है उसको कंट्रोल करना होगा। आपकी बहुत शुक्रिया और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।